का पर्व है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसे 2 दिन मनाया जा रहा है। इससे बनारस के लोगों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। तो आज हम पहुंच चुके हैं रमदतपुर वार्ड अंतर्गत राकेश जायसवाल जी के पास। जी, राकेश जायसवाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, बीजेपी के एक जुझारू कार्यकर्ता और यहाँ के नेता हैं और इस पार्षदी के चुनाव में इस बार इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं और जनता को उन्हें काफ़ी समर्थन भी है। तो जो ये होली का पर्व है 2 दिन मनाया जा रहा है, तो इसी बात को लेकर आज हम उनकी भी राय जानेंगे राकेश जायसवाल जी की कि ये जो पर्व 2 दिनों में बढ़ गया है, क्या ये उचित है अथवा नहीं। चालू है, लाइव है ना। उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ से। आज हिंदुस्तान में होली का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन होली आज है या कल? लोग होलिका का दहन आज करेंगे या कल? इस बात को लेकर बनारस के लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन और काफ़ी खींचातानी देखी जा रही है। कुछ लोग होलिका का दहन परसों करना चाहते हैं और कुछ लोग प्रशासन द्वारा ये भी निर्देश दिया गया है कि आज ही होलिका का दहन होगा, इसलिए बनारस में 2 दिन की होली मनाई जाएगी। तो इस बात को लेकर आज हम पहुंच चुके हैं रमदतपुर वार्ड में, ये लालपुर मीरापुर वसई ग्राम सभा। यहाँ पे हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि होलिका का दहन होने वाला है। तो हम मिलेंगे बनारस के लोगों से और जानेंगे कि जो होली 2 दिन मनाई जा रही है, इसको लेके उनके बीच में कैसा माहौल पैदा हुआ है। क्या नाम है सर? एक किस जगह पे होलिका है? आप लोग जो होलिका बनाए हुए हैं, ये किसके तत्वाधान में होली बन रही है? लालपुर राकेश जायसवाल जी, जो बीजेपी के कैंडिडेट है राकेश जायसवाल जी, उनके ही तत्वाधान में यहाँ पे होलिका का दहन किया जा रहा है। और तो होलिका का दहन आप लोग आज करने वाले हैं या कल करने वाले? जो 2 दिन की होली हो गई है, इस पर आप लोगों का क्या विचार है? हम लोगों का विचार ये है, देखिए हम लोग अगर रात को होलिका 12 बजे के बाद जलाते हैं तो कल है मंगलवार, क्योंकि शास्त्र के हिसाब से मंगलवार को होलिका नहीं जलती, इसलिए हम लोग कल की रात बुधवार में 12 बजे के बाद 1 से 1:30 बजे होलिका जलेंगे वाला। तो आज हम लोग नहीं जलाएंगे, कल होली जलेंगे। क्या नाम है आपका? जायसवाल। सूरज जायसवाल जी, ये बताइए कि आप जो होली आप लोग 2 दिन का हुआ है, इससे पर्व को लेकर प्रशासन द्वारा भी कुछ निर्देश वगैरह दिए गए हैं? जी, पर्व तो आया है, पेपर में आया है 2 दिन के लिए कुछ लोग होलिका मनाएंगे। पेपर में भी कन्फ्यूजन है कुछ लोग 8 तारीख को, लेकिन होली तो कन्फर्म है 8 को ही मनेगा गुलाल से, क्योंकि होलिका के दहन के लिए लफड़ा पड़ रहा है कि मतलब होलिका आज भी है और कल भी है। पेपर भी हमें बता रहा है कि कल शाम तक आपका होलिका दहन हो जाना चाहिए, लेकिन कल शाम तक होना चाहिए क्योंकि कल मंगलवार पड़ जा रहा है। रात को 12 बजे के बाद होलिका माई का होलिका दहन हुआ है। क्या नाम है आपका? आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। तो होली पे आप लोगों ने क्या क्या तैयारी कर रखा है? राकेश जायसवाल की तरफ से क्या क्या तैयारियाँ हैं? होलिका दहन की तैयारी है ये, ठीक है। होलिका दहन के बाद जैसे कि ये थोड़ी नहीं होता है कि हम 6 को जलाएं तो उसके बाद हम 8 को गुलाल के, इसे थोड़ी ना कभी हुआ है आज तक, कभी इसी साल में हुआ है नहीं ना। तो इसलिए हम लोग 7 को जलाया जाएगा, होलिका दहन होगी तो 8 को हम लोग मनाया जाएगा गुलाल में, बस यही है। जी, बनारस के लोगों का कहना है कि हम शास्त्र के हिसाब से भी कल होलिका का दहन नहीं कर सकते, इसलिए हम 7 तारीख को होलिका का दहन करेंगे और होली जो रंग गुलाल से जो खेली जाती है उसे हम 8 तारीख को मनाएंगे। तो अब भी हम मिलेंगे बनारस के लोगों के से और जानेंगे कि इस 2 दिन के पर्व को लेके उनके बीच में क्या माहौल है। क्या राष्ट्रीय पर्वों का एक साथ ना पड़ना, हमेशा 2 दिन मनाया जाना, क्या ये उचित है अथवा या नहीं? अगर इतने बड़े बड़े हमारे राष्ट्रीय पर्व जो है, जो वर्ल्ड लेवल पे लोग देखते हैं भारत की होली कैसी है, भारत की दिवाली कैसी है, तो अगर ऐसा पर्व 2 दिनों में डिवाइड हो जाए तो उसकी खुशियाँ बढ़ जाती हैं। इसीलिए मैं भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करूंगा और लोगों से भी अपील करूंगा कि जो भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जो भी हमारे बड़े बड़े पर्व है, उसे एक दिन पूरा हिंदुस्तान मिलकर मनाए, ताकि ये पूरा वर्ल्ड भी देखे कि हमारी खुशियाँ हमेशा एक है। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं भरलाई शिवपुर में। यहां राष्ट्रीय समता पार्टी के जो संस्थापक हैं शशि प्रताप सिंह जी, आज कल उनसे मिलने सपा के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। तो हम मिलेंगे राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार जी से और जानेंगे कि अखिलेश यादव के आगमन में राष्ट्रीय समता पार्टी ने क्या क्या तैयारियां कर रखी है और उनके आने के बाद उनका क्या क्या कार्यक्रम है। नमस्कार कैप्टन साहब। नमस्कार, कैसे हैं? जी एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कल समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश कुमार यादव जी आने वाले हैं, तो वो किस बेसिस पे आ रहे हैं, किस पर्पज से आ रहे हैं? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, एक पार्टी के कार्यक्रम से नहीं आ रहे हैं। हमारे संयोजक जी के और राष्ट्रीय समता पार्टी के पर्सनल रिलेशन पर राष्ट्रीय संयोजक जी के घर पे आ रहे हैं। सर, जो पर्सनल रिलेशन पे वो आ रहे हैं, तो क्या राष्ट्रीय समता पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा? गठबंधन के बारे में अभी कयास नहीं किया जाता। आप इसके बारे में थोड़ा और लंबा सोचिएगा, लेकिन हम लोग एक अच्छे मित्र की तरह काम कर रहे हैं, सच्चे साथी हैं। राष्ट्रीय समता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। अभी हमारे गठबंधन के बारे में बाद में विचार होगा। तो कल अखिलेश जी के आगमन पे राष्ट्रीय समता पार्टी द्वारा क्या क्या कार्यक्रम नियोजित किए गए हैं? देखिए, जैसे माननीय जी आएंगे, सबसे पहले उनका स्वागत समारोह है। स्वागत समारोह के बाद उनका चाय का अरेंजमेंट है। चाय के अरेंजमेंट के बाद मीडिया बंधुओं से मुखातिब होंगे। उसके बाद वो वापस लखनऊ चले जाएंगे। जी, अभी हम बात कर रहे थे कैप्टन राजकुमार जी से, जो कि राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जो अखिलेश यादव जी सपा के मुखिया हैं, वो हमारे व्यक्तिगत मित्रता बस मिलने आ रहे हैं, न कि कोई राजनीति करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में पूरे एरिए को पोस्टर और बैनरों से सजा दिया गया है और साथ ही चाय की पार्टी के बाद वो पत्रकारों से भी मुलाकात होगी। समता पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव जी से। नमस्कार सर। जी नमस्कार। कल अखिलेश यादव जी आने वाले हैं, इसका आपका क्या कहना है? जी, माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल हमारे संयोजक राष्ट्रीय समता पार्टी के माननीय श्री शशि प्रताप सिंह के घर पे आ रहे हैं। औपचारिकता भेंट है, उसमें कुछ हम लोग का कार्यक्रम है। उनके स्वागत में हम लोग व्यवस्थित अच्छे ढंग से करने का सब प्लान बनाए हैं और बना रहे हैं और कर भी रहे हैं। क्या भविष्य में राष्ट्रीय समता पार्टी और सपा एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं? जी, अभी इसको कहना जल्दबाजी होगी। राम बच्चन यादव जी का कहना है कि भविष्य की बात भविष्य पे छोड़ दीजिए, इसे कहना अभी जल्दबाजी होगी। तो और भी लोगों से हम मिलेंगे और जानेंगे कि अखिलेश यादव जी के आगमन पे राष्ट्रीय समता पार्टी उनका किस तरह से स्वागत और सत्कार करेगी। हम मिलेंगे राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राम प्रकाश यादव जी से और जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव के आगमन पे इनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कल अखिलेश यादव जी आने वाले हैं आपके संस्थापक संयोजक शशि प्रताप जी से मिलने, तो उनके एक सिर्फ औपचारिकता मुलाकात है या किसी राजनीतिक स्टैंड भी है? नहीं, देखिए, अभी यह जो कल की मुलाकात है, यह जो है औपचारिक हमारा उनका और हमारे राष्ट्रीय संयोजक का जो है एक मिलन है। भविष्य में बहुत कुछ इसमें छिपा हुआ है और कुछ भी हम लोग जो है उनके साथ मित्रता धर्म को निभाते हुए आगे जो है कदम बढ़ाएंगे। तो अखिलेश जी के आगमन पे चाय पार्टी के साथ साथ और क्या क्या ऑर्गेनाइज किया है आप लोगों ने, क्या क्या कार्यक्रम बनाया है? देखिए, चाय पार्टी के साथ जो है बहुत अधिक समय हम लोग उनका नहीं लेंगे, क्योंकि व्यस्त कार्यक्रम उनका है और बस केवल हालचाल और ये होगा और पत्रकारों से मुखातिब होंगे। तो कल आपके जो मुख्य अतिथि जी हैं अखिलेश यादव जी, वो कब तक आ जाएंगे? वैसे तो
1 बजे का समय दिया गया है। हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा देर में भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे जरूर। जी, राष्ट्रीय सचिव जी का कहना है कि कल का उन्होंने 1 बजे का टाइमिंग दिया गया है, उसी में वो 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। राष्ट्रीय समता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में अखिलेश यादव जी के आगमन पे काफ़ी प्रसन्नता और काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और साथ ही इनका कहना है कि भविष्य में राष्ट्रीय समता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ चलते हुए भविष्य में बड़े से बड़ा निर्णय ले भी सकती है। प्रेमनाथ जी से, जो कि राष्ट्रीय समता पार्टी के प्रदेश प्रमुख सचिव हैं, तो प्रेमनाथ जी हमें बताइए कि कल जो अखिलेश यादव जी आने वाले हैं, तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम किया जा रहा है और उनको लेके आप लोगों में क्या उत्साह है? बहुत ज़्यादा हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में हर्ष की भावना है और खुशनुमा माहौल है। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि माननीय अखिलेश यादव जी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो 2 दिन के काशी दौरे पर आ रहे हैं। इन्हीं में से व्यस्त समय निकालते हुए उन्होंने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री सती प्रताप सिंह जी के आवास पर आने के लिए समय दिया है। इसके लिए हम पार्टी की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। प्रेमनाथ जी का कहना है कि अखिलेश यादव जी के आगमन से यहाँ के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह और पदाधिकारियों में काफ़ी उनके स्वागत को लेकर तैयारियां चल रही है और राष्ट्रीय समता पार्टी के लोगों, पदाधिकारियों और उनके कार्यकर्ताओं के चेहरे पे अखिलेश के आगमन की खुशी साफ देखी जा सकती है। मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। आज हम बात करेंगे हरौआ ब्लॉक की। यहाँ पे जो राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार जी हैं, आज राष्ट्रीय समता पार्टी के द्वारा महात्मा संतराम BA जी की जयंती का समारोह आयोजन किया गया है। तो हम बात करेंगे कैप्टन जी से और जानेंगे कि जो महात्मा संतराम BA जी की जयंती मनाई जा रही है, उनके बारे में ये क्या जानते हैं और हमारे दर्शकों तक उनकी ये बात और ऐसे महात्माओं की खबर हमेशा पहुंचनी चाहिए, ताकि जो भी हमारे महापुरुष, जो भी हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए क्या क्या किया है, उनके संदेश, उनके विचार हर जनता तक पहुँचे। इसी के तहत आज इस महात्मा संतराम BA जी की जयंती का आयोजन हुआ है। तो हम मिलेंगे कैप्टन जी से और जानेंगे उनके विचारों को कि वो महात्मा संतराम BA जी के बारे में क्या क्या जानते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। कैप्टन साहब जय हिंद। और पत्रकार महोदय कैसे हैं? बस सर बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। आपसे तो अक्सर मुलाकात होती रहती है। तो आज जो महात्मा संतराम BA जी की जयंती है, जरा उनके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाते हैं। और महात्मा संतराम BA इन्हें देश के विभिन्न समाज में जितने भी महापुरुष जन्मे हैं, सभी के जीवनों के बारे में पता होना चाहिए। उसी में से एक है महात्मा संतराम BA जी। महात्मा संतराम BA जी सन 1986 में पंजाब के होशियारपुर ज़िले में पैदा हुए थे और इन्होंने उस समय 1886 एक माना हुआ काल था। उस समय में इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जाति पाति तोड़क मंडल बनाया था इन्होंने, जिसमें अंतरजातीय विवाह इन्होंने अपने बच्चों की उस समय शादियां विभिन्न समाज में इन्होंने कर दिया। उस समय इनको कितनी जिल्लत झेलनी पड़ी होगी, लेकिन इन्होंने उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 100 से ज़्यादा इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी लाइब्रेरी में इनकी पुस्तक नहीं मिलती है। तो जब ऐसे ऐसे महापुरुष हैं तो उनकी जीवनी के बारे में सबको पता होना चाहिए। और ये तकरीबन 102 साल इनकी
अवधि रही है, 102 साल तक ये जिंदा रहे हैं। तो ये प्रजापति समाज में जन्मे हैं, इसलिए बात प्रजापति की नहीं है। किसी भी समाज में जन्मे होते तो ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाना बहुत। ये महात्मा जो संत राम बीए लिखा गया है, सर बीए क्या उनकी उपाधि है या बीए क्यों लिखा गया? देखिए, संत राम बीए, संत राम उसका नाम था, बीए उनकी एजुकेशन का वो था। इन्होंने लाहौर से बीए किया था उस समय में, इसलिए इनके नाम के आगे बीए जुड़ गया, इसलिए महात्मा संतराम बीए पढ़ गया। बीए की इनकी डिग्री थी। सारनाथ में सुभाषपा पार्टी द्वारा सुहेल देव महाराज जी की जयंती मनाई गई, इस पे आपका क्या कहना है? और उस जयंती समारोह में ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने भाषण में अखिलेश जी को सबसे बड़ा धोखेबाज बताया। अब उनका कहना है कि अगर सुभाषपा को किसी ने धोखा दिया है तो समाजवादी पार्टी है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ओम प्रकाश जी का अपना नज़रिया है, कोई किसी को धोखा नहीं देता है, धोखा लोग खुद खाते हैं। इन्होंने हमारे समाज को, प्रजापति समाज को, पीछे दबे कुचले समाज को इन्होंने धोखा दिया है। तो सबसे बड़े धोखेबाज तो ये हैं। जो भी अभी तक ओबीसी समाज के लिए हुआ है, सपा ने किया है। सपा ने इनको 17 सीटें दी थी। कितने राजभर समुदाय को इन्होंने लड़ाया, राजभर समुदाय के कितने बंदों को इन्होंने लड़ाया, अपने एक बाप और एक पुत्र, ये दोनों के अलावा और कोई अगर लड़ा है तो बताइए। इसीलिए इनकी पार्टी में टूट पड़ी। तो सबसे बड़े धोखेबाज तो ये है। जो इन्वेस्टर समिति का गठन किया जा रहा है, इससे हमारे उत्तर प्रदेश को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, हम तो चाहेंगे कि लाभ मिले और उत्तर प्रदेश के अलावा वाराणसी जिले को भी मिले। अगर यहाँ पर 75 जिले हैं और 5-5 करोड़ रुपए या मतलब जो भी शेयर में आता है, तो सबसे ज़्यादा ये क्योंकि मोदी का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये क्षेत्र है वाराणसी, तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। और ज़्यादा मिलने की वजह से या जो भी मिलेगा, कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, लेकिन बनारस को कुछ मिलना चाहिए ताकि बनारस का उद्धार हो। डिस्टर्ब हम इधर आ जा। किस मिनट हो गया? इसको ब्रेक कर दो। किसान नेता सबको न करो, बैठ कर ले, सब तो सही।
वो प्रेम से बोलिए संत महात्मा संत राम पिए अमर रहे, महात्मा संत राम पिए अमर रहे, महात्मा संत राम पिए अमर रहे, महात्मा संत राम पिए अमर रहे। जय हिंद। यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय संयोजक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सलाहकार जी, प्रदेश मीडिया मंडल मीडिया प्रभारी, मंडल महासचिव, जितने भी पत्रकार बंधु हैं सभी का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। अभी तो यहाँ पर जो कार्यक्रम था महात्मा संतराम जी की जयंती समारोह थी, और एक कार्यक्रम और है उसकी घोषणा मैं अभी कर रहा हूँ। 10 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी आए थे और उस सफल कार्यक्रम के लिए हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी का हम लोग सम्मान करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब मैं सभी पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग संयोजक जी का सम्मान बढ़ाएं। सचिव एक मिनट भैया, राष्ट्रीय समता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय समता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय समता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, शशि प्रताप राष्ट्रीय समता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, शशि प्रताप राष्ट्रीय समता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, शशि प्रताप कैप्टन राजकुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। फुलवाले के पास राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कैप्टन राजकुमार जी का यह आवास भी है और पार्टी का कार्यालय भी है, और इस कार्यालय पर महात्मा संत राम बीए जी की जयंती आज हम लोग मनाने के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमारे साथ हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी रामबचन यादव जी भी उपस्थित हैं, जयनाथ यादव जी भी उपस्थित हैं, प्रकाश जायसवाल भी उपस्थित हैं, सूरज यादव भी उपस्थित हैं, हमारे सलाहकार राजकुमार गुप्ता जी भी उपस्थित हैं, और हमारे प्रेम भैया भी उपस्थित हैं, प्रेमनाथ सिंह जी, कैप्टन साहब कहिए हैं, उधर देखिए हमारे पार्टी के दिनेश पटेल जी हैं, विजेंद्र पाल जी हैं, धर्मराज जी हैं, जितेंद्र जी हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। और यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से ही चल रहा है। और इस कार्यक्रम को
हम लोगों ने 10 बजे ही शुरू इसलिए कर दिया था कि आज कोई छुट्टी का दिन था नहीं, इसलिए लोग आते गए, माल्यार्पण करते गए, पुष्पांजलि करते गए और चलते गए। मुझे भी आना था, लेकिन मुझे किसी और कार्यक्रम में जाने की वजह से मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि मैं जरा 2 बजे तक आऊँगा और हम लोग आप लोग भी उपस्थित हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हम महात्मा संत राम बीए जी की जयंती जो आज मना रहे हैं, हम महापुरुषों की जयंती आखिर क्यों मनाते हैं? और राष्ट्रीय समता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चिन्हित महापुरुषों की जयंती नहीं मनाती है, सभी महापुरुषों की जयंती मनाती हो, चाहे वो छोटे स्तर पर मनाते हो या बड़े स्तर पर मनाती हो। और हम लोगों ने पार्टी बनाते समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार कहा था कि हम लोग अब जब तक राष्ट्रीय समता पार्टी है और आगे रहेगी तब तक हम लोग सभी महापुरुषों की जयंती को मनाएंगे और उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए आज इनके आवाज तो मनाया जा रहा। इसके पहले हम लोगों ने महाराजा सुहेलदेव जी की भी जयंती मनाई थी, महाराणा प्रताप की भी जयंती मनाई थी, संत गाडगे की भी जयंती मनाई थी। सभी जाति धर्मों के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि वो सारे महापुरुष इस देश के लिए, इस धरती के लिए कुछ ना कुछ किए हैं, जिसका अवलोकन करने के लिए, जिनसे सीखने के लिए, जिनके पद चिन्हों को जानने के लिए हम लोग यह जयंती समारोह मनाते हैं। जयंती समारोह मनाने का मतलब केवल पुष्पांजलि करना, एक माला चढ़ाना, मीडिया में अखबार में समाचार चल जाना, यह हमारा मकसद नहीं है। और आज आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा संत राम बीए जी भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक थे और सबसे बड़े लेखक भी थे। इन्होंने जो लिख दिया और इन्होंने समाज के लिए जो काम किया वो अभी तक कोई महापुरुष ने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 100 साल से ज्यादा दिन तक जिंदा रहे। जो ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा वही समाज की सेवा सबसे ज्यादा करेगा। और महात्मा संत राम जी 100 साल उम्र के बाद इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा समाज में सुधारने का काम किया। इन्होंने शिक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया, लोग कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, और उसके लिए इन्होंने घर घर गांव गांव घूम घूम कर, खुद पढ़े लिखे थे, खुद एमएलसी रहे महाराष्ट्र में, अच्छे परिवार से थे, कोई गरीब परिवार से नहीं थे। गरीब परिवार का मतलब केवल धन नहीं होता है, जो शिक्षित है वो अमीर परिवार है, जो शिक्षित है वो गरीब परिवार हम मानते हैं। धन से कोई अमीर और गरीब नहीं होता है। जिसके अंदर शिक्षा व्याप्त है, भरा है, वो आदमी सबसे अमीर आज के डेट में है। और उन्हीं महापुरुष की जयंती मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी कड़ी में अभी 10 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी हमारे आवास पर आए थे, और अखिलेश यादव जी अगर हमारे आवास पर आए थे तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। हमारे राष्ट्रीय समता पार्टी के सभी लोगों का रोल योगदान रहा, जो हम लोग संगठित होकर विगत 6-7 महीनों से अपनी पार्टी के कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अकेला शशि प्रताप सिंह कुछ नहीं कर रहा है, और उसमें विशेष योगदान हमारे पत्रकार और मीडिया भाइयों का। मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी छोटी पार्टी की विचारधारा को इतना बड़ा बना दिया कि लखनऊ के गलियारे में आज आवाज घूम रही है कि यह राष्ट्रीय समता पार्टी कौन है। दिल्ली के गलियारे में आवाज चली गई है कि राष्ट्रीय समता पार्टी कब की बनी, कौन है, कौन इसका नेता है, कौन इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि पूर्व मुख्यमंत्री पूरी लावा लश्कर के साइंस के घर पर इससे मिलने जा रहे हैं, जबकि दुनिया उनसे मिलने जाती है, वो हमसे मिलने के लिए, हमारे पार्टी के लोगों से मिलने के लिए हमारे घर पर आए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि शशि प्रताप सिंह की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई देखकर, माननीय अध्यक्ष जी की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई देखकर वो नहीं आए थे मिलने। ये हमारे पार्टी के नीति, सिद्धांत और विचारों को जब उन्होंने सुना कि ये पार्टी केवल शिक्षा और चिकित्सा की बात कर रही है, विधायकों की पेंशन खत्म करने की बात कर रही है, महिलाओं को 60% आरक्षण दिलाने की बात कर रही है, ऐसे पार्टी के लोगों से अखिलेश यादव जी को मिलना जरूरी समझा और वो चलकर हमारे घर पर आए, हमारे सभी नेताओं से मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद देने का काम किया। लेकिन अध्यक्ष जी ने आज आप लोगों के बीच में यह कहकर हमें छोटा कर दिया
कि शशि प्रताप सिंह जी के द्वारा किया गया सफल कार्यक्रम यह शशि प्रताप सिंह जी के द्वारा किया हुआ कार्यक्रम नहीं था। शशि प्रताप सिंह एक सूत्रधार थे जरूर, लेकिन सभी के सहयोग से और कार्यक्रम सकुशल बीता और माननीय अखिलेश यादव जी हंसते हंसते बोल कर गए कि तुम्हारे संगठन में अच्छे अच्छे मजबूत लोग हैं और उस कार्यक्रम को सफल बनाने मेरा इकलौता हाथ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कल दिमाग चलाया, काम आप लोगों ने किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी इसमें हमसे कहीं ज़्यादा योगदान रहा। काश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस दिन कहीं किसी इमरजेंसी से बाहर चले गए होते तो मेरी नाक कट जाती कि इतने बड़े कार्यक्रम में अखिलेश यादव जी आए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिखाई आपके नहीं दे रहे, आखिर क्या कारण है। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इनका भी स्वागत करना चाहता हूं कि क्योंकि शशि प्रताप सिंह का अकेले कोई रोल नहीं रहा। यह आपकी पार्टी है, यह आपकी पार्टी, आप इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप इस कारवां को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो जैसे जैसे अच्छा लग रहा, जो तेजी से बढ़ने का काम है वो करने का काम कर रहा हूं। बाकी संगठन के सारे काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। और दूसरी बात, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामबच्चन यादव जी, जिन्होंने 3 दिन तक लगातार घर दुआर छोड़कर हमारे घर पर बैठकर और उस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत योगदान दिया, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय समता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसी कड़ी में हमारे सभी साथियों का योगदान रहा है, तो मुझे केवल अकेले माला पहनाकर काम करना ठीक नहीं है। हमारे प्रकाश जायसवाल जी ने जितना अंदर व्यवस्था देखा, कागज पत्र लेकर हमसे झगड़ा करते हुए, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश के प्रमुख महासचिव जी का, हमारे सूरज भाई का, सभी लोगों का धन्यवाद है। आज खासकर हमारे सलाहकार, इनको हम लोग बाबा साहब कहते हैं, ये बाबा साहब इतना खोपड़ा रखते हैं, इसलिए इनकी सलाह पर पूरी पार्टी हमारी आज दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ने का काम कर रही है। मैं किसी भी चीज़ को लेकर मैं इनकी सलाह जरूर लेता हूँ। हमारे दिनेश भाई हैं, ये हमेशा हम लोगों को, आइए विजेंद्र जी आइए, सब लोग, धर्मेंद्र जी, धर्मराज जी, सब लोग आइए, ये सभी नौजवान साथियों। सर जो संत आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया? देखिए, आज 14 फरवरी है और महात्मा संत राम बीए जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जिनकी आज जन्म जयंती है और उन्हीं की जन्म जयंती आज हम लोग राष्ट्रीय समता पार्टी के कार्यालय पर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आवास भी है, वहाँ मना रहे हैं। और जितने भी महापुरुष हमारे भारत के लिए और भारत में भारतवासियों के लिए अपने कुछ भी अच्छी चीज़ को छोड़कर गए हैं, जिससे हमको सीखने को मिलती है, उनकी जयंती मनाकर हम और आप जैसे लोगों को और समाज के लोगों को उनके बताए गए अच्छे मार्गदर्शन को जनता के बीच में रखने का काम करते हैं। उसी में से एक महान पुरुष थे महात्मा संत राम बीए जी, जिन्होंने शिक्षा को लेकर, उनके ज़माने में बिजली बत्ती नहीं थी, गांव-गांव ढिबरी जलवाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले ऐसे महापुरुष थे महात्मा संत राम बीए जी। उनकी जयंती हम लोग आज मना रहे हैं और जयंती मनाने के लिए बहुत लोगों को लगता होगा कि जयंती मनाते हैं लोग, लेकिन इन लोग कार्यक्रम में भीड़ नहीं होता है। वो भीड़ वाले जो लोग होते हैं वो जयंती नहीं मनाते हैं, वो लोगों को दिखाते हैं कि मेरी शक्ति क्या है। वो अंदर से नकली होते हैं। हम लोग 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग हैं, असली खंभे और पिलर की तरह हैं, जिनको दिल से किसी महापुरुष को मानते हैं। अभी कल ही हमने देखा है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाने के लिए एक नकली राजभर आया था सारनाथ में, जो कभी आताताइयों के साथ हाथ मिलाकर, उनसे पैसे लेकर और उस आताताइयों से, जिस आताताइयों को महाराजा सुहेलदेव जी ने भारत पर आक्रमण करने से पहले, उनके सोचने से पहले
बहराइच के चित्तौरा के मैदान में नेस्तनाबूद करने का काम किया था। और उसी महापुरुष के, जिसको हिंदू राष्ट्र रक्षक कहा जाता है, महाराजा सुहेलदेव जी को पूरा भारत जानता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी भी महाराजा सुहेलदेव जी की नाम की बात करते हैं और कहते हैं कि यह भारत अगर किसी के बताए गए रास्ते पर चल रहा तो महात्मा संत राम जी के और सुहेलदेव जी के बताए गए रास्ते पर चल रहा है। और सुहेलदेव जी का इतिहास है, उन्होंने अताताइयों को हिंदुस्तान में घुसने नहीं दिया था। उसी अताताई के दरगाह पर एक नेता को भेजकर और चादर चढ़वाने का काम करने वाला नकली राजभर कहलाकर वहां ललकार रहा था। आया था महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जयंती में, 1 मिनट महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लिया और 40 मिनट तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का व्याख्यान करता रहा। और आज मैं अखबार में पढ़ा हूँ, उसने यह कहा है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले किसी का हक है तो मुसलमानों का हक है। मैं पूछता हूँ कि यह कहने की जरूरत क्या है? यह हिंदुस्तान सभी जाति धर्मों के लोगों का है। मैं ऐसे लोगों को सिरे से नकारता हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि नकली राजभर, तुम अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले हो। तुम्हारी नकलियत और असलियत दोनों पता चल चुका है। आज उसी कड़ी में हम लोगों ने भी महाराज सुहेलदेव जी की जयंती मनाई थी, लेकिन हम लोगों ने कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की थी। आज भी मैं इनकी जयंती मना रहा हूँ, महात्मा संत राम जी की। कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, लेकिन समाज में गंदगी फैलाओगे तो गंदगी को उखाड़ कर फेंकने के लिए राष्ट्रीय समता पार्टी तैयार है। ऐसे लोग उखाड़ कर फेंकने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जननायक के संदेशों को आपकी पार्टी किस तरह से लोगों तक पहुंचाएगी? हम पहुंचा रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा की बात, जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा, घर घर बच्चा पढ़ेगा, सारी दुख समस्या दूर होगी। और चिकित्सा, जिसे सरकार ने क्या किया, 75 तरह के फ्री योजनाओं को बांट दिया है। जो वास्तव में लेने लायक उसको नहीं मिल रहा है और जो लेने लायक नहीं है वो ले रहा है। हम लोगों ने मांग किया कि सारी योजनाओं को बंद करो, शिक्षा और चिकित्सा को फ्री कर दो, अपने आप सबके घर की समस्या दूर हो जाएगी। अपने आलोचकों को क्या कहना चाहेंगे? मेरे आलोचक स्ट्रीट डॉग हैं। जैसे स्ट्रीट डॉग समझ रहे हैं ना, उनका काम है भों भों करना। हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। तो कुत्तों को भौंकने दीजिए। शशि प्रताप सिंह राष्ट्रीय समता पार्टी और कैप्टन राजकुमार गुप्ता जी और प्रकाश जायसवाल, इन लोगों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग हाथी हैं, हाथी शेर का बच्चा है। जहाँ रहेंगे मजबूती से रहेंगे। और हमारे अध्यक्ष जी तो सेना के रिटायर्ड हैं। एक अंगुली 10 आदमी के बराबर ताकत रखती है इनकी उंगली में, समझ गए कि नहीं? तो वो कुत्ते को बोलने दीजिए जो कुत्ता बोलता है। शशि प्रताप सिंह राष्ट्रीय समता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे आलोचक जितना पैदा होंगे उतना हमारा प्रचार और प्रसार बढ़ेगा। सुहेलदेव की जयंती के समारोह में ओम प्रकाश राजभर जी ने सपा को धोखा और अखिलेश जी को धोखेबाज बताया। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि धरती पर, पूरे विश्व की धरती पर अगर सबसे बड़ा कोई झूठा है तो उसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। उससे बड़ा झूठा है धरती पर कोई आदमी न पैदा हुआ और आगे न होगा। 4 महीना भाजपा के साथ, 5 महीना सपा के साथ, अपने गरीब जनता को लूटना, अपने गरीब जनता को बगलाना। अब कल आके अखिलेश यादव जी की बुराई है, भाजपा की बड़ाई। सारा राजभर समाज के साथ साथ सब लोग जान गए हैं कि तुम बिना पेंदी के लोटा हो। तुम्हारे न जुबान में दम है, सवेरे कुछ, दोपहर में कुछ, संध्या को कुछ। तो सारे लोग जान चुके हैं। अब जहाँ तक भीड़ की बात है तो भीड़ का वो मास्टर माइंड आदमी है। भीड़ आती है उनके पास, लाई जाती है, पैसा देकर लाई जाती है और वही भीड़ ताली बजा के चली जाती है। और उसके बाद जब वोट देने की बात आती है तो गरिया के इनको वोट नहीं देती है। और इस चक्कर में पड़े हैं बीजेपी में जाने के लिए। बीजेपी जिंदगी में इनको नहीं लेगा। जब तक शशि प्रताप सिंह चाहेगा नहीं तब तक बीजेपी इनको सूखा हुआ लकड़ी से भी नहीं छुएगा। जी, आज महात्मा संतराम BA जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, महात्मा संतराम BA महान समाज सुधारक थे और सबसे पहले इन्होंने जाति पाति तोड़क इन्होंने बनाया था। और इस जाति पाति तोड़क में सबसे पहले इन्होंने अपने ही परिवार को कुर्बान कर दिया। अपने जितने बच्चे थे सभी की शादियां इन्होंने
अलग अलग धर्म समुदाय में शादी कर दिया। और उस समय की ये 1886 में पैदा हुए थे और 1886 का ज़माना ही कुछ और था। उस समय में इन्होंने मतलब इतना बड़ा कुर्बानी दिया, तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और ये अकेले महापुरुष नहीं है, हम किसी पर्टिकुलर विशेष जाति विशेष के महापुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। देश में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों की जयंती मनाना चाहिए और उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो हमें जमा कराए हो तो 2500 जमा कर दे, हमें 2000 बाकी कह के सेकेंड सेमेस्टर में जमा करूँ। इसे 2500 ना का था और 2000 बाकी रहे तो जब सबका फार्म भरा ले तो तब जमा कर दूँ। तो जी हमारा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाहिद बानो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? बीए फर्स्ट सेमेस्टर। यानी ये बीए फर्स्ट ईयर की क्लास है? यस। यहाँ के टीचर लोग पढ़ाते हैं अच्छे से कि नहीं? सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सबसे अच्छे टीचर कौन लगते हैं आपको? सर सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं? कोई मारता पिटता नहीं है टीचर लोग? नहीं, कोई मारता पिटता नहीं। अच्छा, इसीलिए क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश चंद। ये किस विद्यालय में आप पढ़ाते हैं? इस विद्यालय का क्या है? 3DR महिला महाविद्यालय मकसूदन पट्टी ताजा वाराणसी। जी। तो आपके विद्यालय में किस चीज़ों की पढ़ाई होती है? यहाँ पर सर मनोविज्ञान है, शिक्षा शास्त्र है, जियोग्राफी है और गृह विज्ञान है। इसके अलावा 4 और विज्ञान सब्जेक्ट हैं, इतिहास है, समाजशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, हिंदी और संस्कृत है। जी सर। तो सर आप यहाँ कितने सालों से पढ़ रहे हैं? ये यहाँ पर लगभग हमें 10 साल हो गए। 10 साल। जी। तो आप यहाँ पे बच्चों की संख्या कितनी है? यहाँ बच्चों की संख्या लगभग 300 के आसपास है। 300। तो कुछ आपके कोई स्कूल की तरफ से क्या सामूहिक कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह कराया जाता है सर? हाँ जी सर, हम लोग जो है सामूहिक कंपटीशन भी कराते हैं बच्चों को, जो है कि अगली कक्षा में जाने के लिए जैसे कंपटीशन जो है आपको बीएड में जाना है और लेखपाल की वैकेंसी है, तमाम वैकेंसी जो आती रहती है उसके लिए भी हम लोग जो है तैयारी करवाते हैं और बच्चों को फिजिकली और मेंटली और उन लोगों का जो है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जी सर, अगले वर्ष जो बस होता है उसमें किस क्लास के बच्चे की क्या परसेंटेज था? बहुत बढ़िया परसेंटेज था। हमारे जो 38 बच्चे जो पास आउट होकर गई हैं और उनका तो परफॉर्मेंस बहुत बेटर था। अच्छी अच्छी बच्चियाँ सब जो है कि बीएचयू में गई हैं, विद्यापीठ में गई हैं, कई लोग जो है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी गई हैं। सब डीएड और एमए वगैरह कर रही हैं। सब बच्चे कई टीचर बन गई हैं, है ना जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंबिका राय है। जी, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? मैं बीए प्रथम सेमेस्टर में पढ़ते हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया है आपने? होम साइंस, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र। अच्छा, देख क्या कर रहे हो आप? क्या मशीन है? क्या नाम है इस मशीन? इसका मानव बुलबुलैया यंत्र है। जी, क्या दर्शाता है? इसको कैसे चेक करते हैं? इसमें यहाँ से शुरुआत करते हैं और यहाँ पर एंड करते हैं। इसमें जो भी जो सही रास्ते से जाएंगे वो ग्रीन वाला बत्ती भरेगा और जो गलत वाले रास्ते पे जाएंगे तो रेड वाला बत्ती इस पर भरेगा। अच्छा, तो इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे रास्ता चुनकर अपना वहाँ पर जाना पड़ता है। स्कूल में आपके टीचर लोग सब अच्छे से पढ़ाते हैं या नहीं? अच्छे से बहुत पढ़ाते हैं। और ये क्या है? ये से स्टाफ कोच है। आपका क्या नाम है? आप भी इसी विद्यालय में पढ़ती हैं? आप किस चीज़ की छात्र हैं? हम फर्स्ट सेमेस्टर। आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया है? पोलिटिकल है, हिंदी है और साइकोलॉजी। जो करना
कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो आप? BA फर्स्ट सेमेस्टर। BA फर्स्ट सेमेस्टर। कौन सा सब्जेक्ट लिया है? मैंने लिया है जियोग्राफी, होम साइंस और पॉलिटिकल साइंस। तो ये आप लोग क्या कर रहे हो इसमें? मैंने सर्वे कर रहे हैं और वो है प्लेटल सर्वे। जी, क्या होता है इसमें? इसमें मतलब जो हमारा जगह होता है उसी का सर्वे करते हैं, जांच करते हैं कि मतलब कितना कौन सी जगह पे क्या क्या है। ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है मैम। एलिवेटर। तो ये क्या होता है? इसमें मतलब दिशा ज्ञात करते हैं, नॉर्थ दिशा सूचक। और ये क्या है आपके हाथ में चिन्ह? साउथ इससे क्या होता है? इससे नाक के सीधा तो आपके स्कूल में जितने भी टीचर पढ़ाते हैं आप लोगों को कैसा पढ़ाते हैं? कैसा पढ़ाई होगा आपके स्कूल? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। कौन से टीचर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं? सभी सब अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए ठीक। तो अब हम मिलेंगे इस क्लास की टीचर से और जानेंगे कि इनकी क्लास में कितने बच्चे हैं और किस तरह से ये बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या क्या नाम है मैडम? मैं मनोरमा सिंह मेरा नाम है। मैं ज्योग्राफी की टीचर हूँ DR महिला कॉलेज में। कितने सालों से पढ़ा रहे हो? 6 महीने। 2 सालों से मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ सर। और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। और यहाँ पे सारे जो भी हमारे ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो सारे अवेलेबल कराए हमारे मैनेजर सर ने। हाँ मैडम, जो आप लोग प्रैक्टिकल बच्चियों से करवा रहे हैं, ये क्या है इसके बारे में बताइए। सर ये जो बच्चियाँ प्रैक्टिकल कर रही हैं इसे प्लेन टेबल सर्वेक्षण कहते हैं। इस सर्वेक्षण में क्या करती हैं बच्चियाँ, या हम लोग किसी एक जगह पे अपना एक केंद्र मान लेते हैं जिसको A पॉइंट रखते हैं, फिर रेंजिंग रॉड के द्वारा अलग अलग पॉइंटों पे रेंजिंग रॉड रख के एलिवेट की सहायता से उसको देख के फिर उसके नीचे से जहाँ से हमें केंद्र मापा होता है उस केंद्र से फीता के द्वारा नाप के उसको फिर मानक दूरी मान के, जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, या बड़ी दूरी है तो उसको छोटा कर देने को मापक कहते हैं। तो इसी के माप को हम लोग अपने चार्ट पेपर पे उतारते हैं। उतारने के बाद फिर वो एक ग्राफ, उस एरिया का ग्राफ तैयार किया जाता है कि किस जगह पे कौन सा है प्लेस है, कहीं पेड़ है, कहीं दीवार है, कहीं गेट है, कहीं सड़क, इन सबको हम लोग इस पर प्रदर्शित करते हैं चार्ट पेपर पे। क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से बोलिए ना, खाना वाना नहीं खा के आए हो क्या? सुधा। सुधा जी, किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हो आप? ये थर्ड में। BA थर्ड में। तो इस सिलाई मशीन पे क्या कर रहे थे? सिलाई कर रहे थे। किस चीज़ का? कुर्ती का। कुर्ती का। तो ये स्कूल विद्यालय में आपको ये सब सिखाया जाता है? कितने मतलब कौन से स्टैंडर्ड से आप इस विद्यालय के नाम लिखाए थे? किस क्लास? किस क्लास में जब आप थे कि इस विद्यालय में आए थे? पहली दूसरी बारहवीं छठी? BA फर्स्ट। तो यहाँ का स्टाफ जो है और यहाँ के टीचर लोग कैसे हैं? पढ़ाई कैसी होती है आपके विद्यालय में? अच्छी होती है। अच्छी होती है। ठीक, नमस्कार, मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। हमने बहुत सारी न्यूज़ें, क्राइम, पॉलिटिकल, बहुत सारी न्यूज़ें आप लोगों को दिखाई, लेकिन आज हम आपको शिक्षा से प्रेरित न्यूज़ दिखाएंगे, जो कि आज हम पहुंच चुके हैं श्री DR महिला विद्यालय, ये मकसूदन पट्टी, टाड़ी और वाराणसी के अंतर्गत आता है। इस विद्यालय में सिर्फ बच्चियों को ही एडमिशन मिलता है क्योंकि ये महिला विद्यालय है और ये विद्यालय की ख्याति काफ़ी दूर दूर तक पहुंची हुई है। और यहाँ के स्टूडेंट और टीचरों का कहना है कि हमारे विद्यालय से हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चा इस स्कूल से पढ़ के आगे निकले उसका भविष्य उज्जवल और बेहतर हो। तो हम बात करेंगे श्री DR महिला विद्यालय के प्रबंधक जी से और जानेंगे कि उनके मन में स्कूल की स्थापना करने का ख्याल कब से आया और ये स्कूल की स्थापना कब से हुई है, यहाँ पे टीचर्स कितने हैं, स्टाफ कितने हैं और बच्चों की संख्या कितनी है। नमस्कार सर, आपका पूरा नाम? डॉक्टर जितेंद्र मौर्य,
जी सर, ये स्कूल जो आपने बनाया है श्री डी.आर. महिला विद्यालय, श्री डी.आर. महिला महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, तो इस विद्यालय की स्थापना करने का ख्याल आपके दिमाग में कैसा है? हमारे ख्याल में ऐसा आया कि देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही पिछड़ा इलाका था और मेरा जो घर है वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मेरा घर। और मुझे ख्याल आया कि बहुत ही पिछड़ा इलाका है। आप यहाँ से देखेंगे तो करीब 2 किलोमीटर के बाद ही जो है कोई गांव मिलता है लगभग। और हमको ये लगा कि इस पिछड़ेपन में जो है कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, तो हमने 2012 में इसका मान्यता लिया। 2011 से प्रक्रिया चालू हुआ, 2012 में मान्यता लिया श्री डी.आर. महिला महाविद्यालय के नाम से। पूर्व में दुल्लूराम महिला महाविद्यालय था। और अब जो है इसको स्थापना करने के लिए यहाँ पर रास्ता बनवाया गया, ज़मीन खरीदी गई, बिल्डिंग बनवाया गया, इसके बाद मान्यता लिया गया। और बच्चियों के लिए हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि जैसे ये जो है इनके पास पैसा रहे और चाहे ना रहे, ये हमेशा से हम लोग करते चले आए हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एडमिशन करा लीजिए और पढ़ते रहिए। पूरे साल में आपको जैसे जैसे पैसा मिले वैसे वैसे आप पैसा जमा करते रहिए। हम लोग इतना छूट दिए हैं बच्चों को। और स्कॉलरशिप भी मिलता है, सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है चूँकि मान्यता प्राप्त विद्यालय है। और ये जो है यहाँ पर पुस्तकालय बहुत ही रिच पुस्तकालय है, हर बच्चों के हाथ में बुक जाती है। यहाँ पे बच्चों को जो है जो भी किताब की आवश्यकता पड़ती है, सामान्य ज्ञान से लेकर के और विषय जो भी हमारे यहाँ विषय है, 9 विषय है, 9 विषय के भी इनके जो है उनको पूरा मिलता है। और इसके बाद प्रैक्टिकल के जो हाल है, हमारे प्रैक्टिकल हाल बहुत ही बेहतरीन है। और हमारे यहाँ जो अध्यापक हैं, जितने भी अध्यापक हमारे यहाँ विषय के हैं सब स्पेशलिस्ट हैं सब, और हर विषय में उनको एक अच्छी ज्ञान है। तो सर जी हमें बताइए कि आपके इस विद्यालय में टोटल स्टाफ कितने हैं और बच्चों की संख्या कितनी होगी? देखिए, बच्चों की संख्या तो पूर्व में हमारे यहाँ जो है कम से कम 11-1200 की संख्या रहा करती थी। और चूँकि गवर्नमेंट के नॉर्म के अनुसार 15 किलोमीटर के परिधि में कोई महाविद्यालय नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है गवर्नमेंट के नॉर्म में है। लेकिन अब अगल बगल जो है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर 2-2 किलोमीटर पर महाविद्यालय खुल गए हैं। तो अब ये जो इंटर कॉलेज अगल बगल के इंटर कॉलेज है, 2-3 इंटर कॉलेज है, तो अब बच्चे जो भी हैं उसी में से वितरण होगा। अब ये लोग जो है अपना सब कोई इधर करके झूठ बोल के कुछ बोल के सब अपने बच्चों को जो है लेके चले जा रहे हैं सब एडमिशन के लिए। और हम लोग भी प्रयास करके, भाई हमारा पुराना विद्यालय सब लोग जानते हैं, लेकिन इंटरनली नहीं मालूम था कि इसमें भी कोई बार्गेनिंग होती है। अब हम लोग तो शिक्षा के बारे में जानते हैं कि बार्गेनिंग होती है, तो हम लोग भी प्रयास किए और हमारे यहाँ इसमें बच्चे करीब 250 जी अभी हम बात कर रहे थे श्री डी.आर. महिला महाविद्यालय के प्रबंधक जी से। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि वो बच्चों को फीस के लिए बाध्य नहीं करती। उनका कहना है कि आपके पास पैसे हो या ना हो, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप हमारे विद्यालय में एडमिशन लीजिए। साल भर के अंदर 2 साल के अंदर जैसे ही आपके पास पैसा आता है तो आप जमा कर सकते हैं। तो इस विद्यालय की बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे भी देखे गए हैं कि जहां 2 दिन फीस लेट होने पे बच्चों के पेरेंट्स को फ़ोन चला जाता है और बच्चों को क्लास में हिलने भी नहीं दिया जाता। लेकिन श्री डी.आर. महिला विद्यालय अगर इस तरह से बच्चियों का विकास और उनको शिक्षा के लेके इतना मजबूती से खड़ा है तो ये बहुत ही सराहनीय बात है। हाँ सर, तो आप अभी इस क्षेत्र के लोगों को या पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा के लिए? देखिए, हमारा संदेश यही है कि बच्चों को आप शिक्षा से वंचित ना करें और पैसे के लिए ये ना हो कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम पढ़ाएंगे नहीं। आपके पास पैसा नहीं है तब भी हमारे पास आइए और अपनी पूरी कहानी बताइए। हम आपका जो है बच्चे का प्रवेश लेंगे और बच्ची को जो है उस स्तर तक ले जाएंगे। और आपके पास जितना बन पाए, तो हम लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट का जो फीस है आप अगर उतना भी जमा कर दो एक बार, तब भी जो है हम लोग
उसको स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि बच्चियाँ अगर पढ़ेंगी ये चाहे जहाँ भी रहेंगी हमको याद करेंगी, विद्यालय को याद करेंगी, समाज को याद करेंगी कि कोई है। और सर एक चीज़ और, अभी हम लोग जो है माँ शारदा पैरामेडिकल कॉलेज का एक अभी अगस्त में मान्यता लिए हैं और इसमें भी हम लोग ये छूट दे रखे हैं कि एडमिशन में जिसके पास, जैसे मान लीजिए कि 30,000 फीस है, तो अगर बच्चे के पास पैसा नहीं है तो वो भी 2,000-4,000 करके वो पैसा जमा करता रहे और अध्ययन भी करता रहे। उसके परिवार के लिए या हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके निदान के लिए जो भी बन पाता है, कि मान लीजिए अगर 1,000 रुपया कहीं देना है बाहर जांच का, तो हम लोग 300-400 रुपये में उनको जांच करके दे देंगे। अभी मैं जो है आपको माँ शारदा पैरामेडिकल कॉलेज के बारे में बताया हूँ। अब आपको मैं ले चल रहा हूँ अपने लैब में, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट पढ़ाई भी कर रहे हैं और लैब के बारे में आपको दिखाते हैं कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं सब, और झूठी पढ़ाई नहीं होती है, बिना इंस्ट्रूमेंट का कोई पढ़ाई नहीं होता है। क्योंकि जैसे हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टरी के लिए डॉक्टर का जो मेन चीज़ होता है कि वो डायग्नोज सही हो, उसी प्रकार से पैथोलॉजी में होता है कि जब तक ये पैथोलॉजी का जो जांच परख है ये सही नहीं होगा तो फिर डायग्नोज सही नहीं होगा और मरीज कभी ठीक नहीं होगा। तो चलते हैं, हम आपको जो है अभी अपना लैब दिखाते हैं और लैब के बारे में आपको कुछ बताते हैं। हाँ सर बताइए, आपके लैब के बारे में कुछ बताइए। देखिए ऐसा है कि ये सब चीज़ें जो है, जैसे ये पिपेट है, ये केमिकल को मतलब ये मेजरमेंट के लिए, केमिकल मेजरमेंट के लिए है, और ये स्टैंड है, इसमें पिपेट से लेकर के से सारा चीज़ में रखा जाता है। और ये मापन के लिए है, ये जो है वेट के लिए है, ठीक ना। ये इसमें जो है वेट किया जाता है कि केमिकल को कितना % कितना इसमें डाला जाए, ये करके इसमें जो है ये होता है। जब आपकी बायोकेमिस्ट्री का जो है ये है सर, ये बायोकेमिस्ट्री का है, और ये है उससे संबंधित ये किताबें हैं सर, लाइब्रेरी आपके जो, हाँ उससे प्रयोगशाला में जो जी जी। और ये जो है बायोकेमिस्ट्री के एनालिटिकल जो है ये मशीन है सर, इससे क्या पता चलता है? ये जो है टोटल बायोकेमिस्ट्री का इसमें एनालाइट होता है, ये इससे जांच होती है इसमें। जैसे मान लीजिए यूरिया है, यूरिक एसिड है, बस ये क्रीएटिनिन है जी, ये सब सारा इसमें भी होता है। बाकी ये देखिए जो है ये फोटोमीटर है, ये फोटोमीटर है, इससे भी जांच होती है सर। सर ये क्या है? ये जो है पिपेट है, और पिपेट जो है इसमें मेजरमेंट करके जो है इसमें डाला जाता है। तो ये जो है हाथ में है, इसमें जैसे होता है कि जब भी जांच होता है तो कितनी डिग्री पर है उसको जो है देखते हैं सर। ये जैसे 37 है, अक्सर जो होता है 37 रखा है और रख करके जो है तब हम जांच को ले जाते हैं, उससे रिजल्ट जो होता है एक्यूरेट होता है। और ये बात है, उसी क्रम में ये देखिए जी, ये तो बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है जी, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप मेरे तो देख रही है मशीन है जी। सर इस मशीन का क्या नाम है? ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ये इसमें देखिए जो है जैसे हम कोई किसी भी चीज़ को अगर इसमें, जैसे मान लीजिए ब्लड है, ब्लड को अगर हम इसमें डाल देते हैं जब टेस्ट ट्यूब में, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये जो होता है जैसे ये है ना, तो इसमें टेस्ट ट्यूब डाल देंगे, ब्लड को डाल करके डाल करके इसको मशीन में चला देंगे, तो 2-3 मिनट 4 मिनट को चला देंगे, तो इसमें जो उसका जो सीरम होता है वो अलग हो जाता है जी। और सीरम जब अलग हो जाएगा तो सीरम से जो है उसको निकाल करके बाकी हम उसको अलग से टेस्ट लगा देते हैं।
जी अब हम पहुंच चुके हैं DR महिला महाविद्यालय के लाइब्रेरी में और हम बात करेंगे इस लाइब्रेरियन मैडम से कि यहाँ इस लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें रखी हुई हैं और कितनी संख्या में किताबें हैं। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम रेणु पटेल है जी। तो आप इस विद्यालय में कब से हैं? 3-3.5 साल हो गया है। 3.5 साल। किस पद पे हैं आप कार्यरत? लाइब्रेरी। तो आपके इस लाइब्रेरी में लगभग कितनी पुस्तकें होंगी? सर लगभग हर विषय की 300-350 के ऊपर ही है। कौन कौन सी बुक हैं आपके पास? सभी विषय की हैं सर, 9 सब्जेक्ट हैं, सभी विषय की हैं। तो बच्चों को बुक किस तरह से दिया जाता है लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए? विषय का नाम बता दीजिए। विषय है जैसे हिंदी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृत और शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान। तो मैडम जो बच्चे आते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में आपसे बुक लेने के लिए, तो किस तरह से आप उनको बुक देती हैं? सर देने का क्या मेथड है? सर उनको जैसे 1 हफ्ते या 15 दिन के लिए बुक दिया जाता है, उसके बाद फिर वापसी जमा किया जाता है, फिर उनको ज़रूरत होती है तो फिर दिया जाता है। ऐसे करके हाँ लाइब्रेरी कार्ड बनाया जाता है, उसको चढ़ाया जाता है, इशू किया जाता है, इस तरह उनको दिया जाता है, फिर लिया जाता है। तो लगभग और कौन कौन सी किताबें हैं? कुछ धार्मिक वगैरह भी आप लोग पढ़ाते हैं कि सिर्फ शिक्षा के लिए? सबका है, धार्मिक भी है और उनके खेल कूद और सभी उनके जनरल नॉलेज भी है और सब भी है उनके। अभी भी हम बात कर रहे थे DR महिला महाविद्यालय की लाइब्रेरियन से। उनका कहना है कि हम इस विद्यालय में प्रत्येक पढ़ने वाले बच्चों पे एक समान ध्यान रखते हैं और जिस भी बच्चे को जो भी पुस्तक की आवश्यकता होती है उन्हें हम देते हैं। एक लाइब्रेरी का उनका कार्ड बनता है, वो कार्ड को दिखा के बच्चे अपने पुस्तक ले जाते हैं और हफ्ते से 15 दिन के बीच का उनके पास टाइमिंग रहता है कि वो पुस्तक और उस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ सके। तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। अगर DR महिला कॉलेज में हर चीज़ की अगर इतनी समुचित व्यवस्था की गई है तो ये काफ़ी सराहनीय है। और यहाँ के प्रबंधक जी का भी कहना है कि जब सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेंगे हमारे पास तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और क्या दिखाएंगे। बिना हथियार के मार नहीं होता, ये बात तो बहुत सही है। और इस विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो बच्चों के ऊपर फीस के लेके जो फोर्स किया जाता है वो यहाँ पे नहीं होता। तो ऐसे विद्यालय हमारे देश में लगातार खुलने चाहिए ताकि इस देश में अब कोई भी अशिक्षित ना रह सके। जहाँ पे पुरुषों के बराबर महिलाएं खड़ा है और महिलाओं को भी पढ़ लिख के इसी तरह से अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। और जो भी इस विद्यालय से पढ़ के आगे जाएंगी वो बच्चियां कम से कम इस विद्यालय के और यहाँ के अध्यापकों को याद करेंगी और उन्हें शुक्रगुजार करेंगी ताकि वो जिस भी पोस्ट पे जाएंगी, जिस मुकाम पे वो पहुँचेंगी तो उसमें सारा श्रेय इस विद्यालय का ही है। हाँ सर, अपने विद्यालय के बारे में और कुछ बताइए। तो देखिए हमारे यहाँ जो है इस महाविद्यालय परिसर में अभी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का जो सुदूर शिक्षा के लिए जो है मान्यता प्राप्त हुआ है, इसी वर्ष में है। और इसमें लगभग जो है BA में हमारे यहाँ कुल 13 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपको हिंदी है, संस्कृत, अंग्रेजी और इतिहास, राजशास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाजशास्त्र, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, योगा, टूरिज्म और CCSS एक विषय में 2 वर्षीय कोर्स। यानी कि जैसे मान लीजिए संस्कृत है, ये सब का जो विषय है इसमें होता क्या है कि किसी के पास जो है मतलब अगर आगे पढ़ाना है, मतलब जैसे हिंदी के साथ संस्कृत होना अनिवार्य है, तो उसमें अगर हिंदी कोई कर लिया, संस्कृत नहीं है तो BA भी कर लिया, तो वो 2 विषय से एक विषय से यहाँ 2 वर्ष के लिए कर सकता है। ये राजर्षि टंडन के लिए है ये। और MA में भी हमारे यहाँ 12 सब्जेक्ट है, जिसमें हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, इतिहास है, राजशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, योगा और MSW ये जो है PG में है। इसके बाद जो है इसमें पर 52 जो है हमारे पास
डिप्लोमा है और अच्छे डिप्लोमा है, 52 डिप्लोमा है, लेकिन जो है ये एक तरह से समझिए कि आपको कौशल विकास की तरफ ले जाते हैं ये, और अच्छे डिप्लोमा है। तो अभी ये नया सब्जेक्ट हमारे यहाँ आया है जी। और इसके हमारे जो प्राचार्य जी हैं वो डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जी हैं, और माँ शारदा पैरामेडिकल कॉलेज के प्राचार्य जो है श्री गिरीश पटेल जी हैं, और इसके जो उसमें क्या कहते हैं संचालन में है डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं, और बाकी हमारे विद्यालय के सहयोगी अध्यापक हैं।